हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। तो बच्चे क्लास 12th में हैं और आप लोग को बोर्ड के एग्जाम्स होने वाले हैं, तो आप लोग की अकॉर्डेंसी की क्लासेस मैंने स्टार्ट की थी जो लेखा शास्त्र भाई खाता है। इसमें आप लोग का पहला चैप्टर जो फर्स्ट चैप्टर है साझेदारी पार्टनरशिप, जिसमें स्टार्टिंग में जो क्या होती है उसके बारे में हम लोग समझ रहे थे। साझेदारी क्या है, किस तरह से पार्टनर्स इसमें अपना प्रॉफिट को जो है शेयर करते हैं, क्या होता है साझेदारी विलेख, ये सब हमने फर्स्ट इसके जो पार्ट था उसमें समझ लिया था। अब आज की वीडियो में इसके आगे हम समझेंगे कि साझेदारी सल्लेख के अभाव, अगर साझेदारी सल्लेख नहीं है, पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो वहां पर कौन से नियम जो होते हैं वो लागू होते हैं। जो साझेदारी होती है उसमें किस तरह के खाते बनाए जाते हैं, साझेदारों के जो पूंजी खाते होते हैं उसको किस तरह से रखा जाता है कि दो मेथड होते हैं रखने के, स्थिर पूंजी विधि और प्रयत्नशील पूंजी विधि, और दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है ये भी आज की वीडियो में हम समझेंगे। तो ये आज की वीडियो के आपके टॉपिक्स रहेंगे जो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सारे एक्सप्लेन करते जाऊंगी मैं आप लोगों को, और आप लोग अपने नोट्स भी बनाते रहिए क्योंकि बोर्ड एग्जाम है आपके। शॉर्ट क्वेश्चन भी आएगा जिसमें आपके लॉन्ग क्वेश्चन भी आएंगे और ऑब्जेक्टिव्स भी आएंगे। तो नोट्स जो आप लोग बनाएंगे वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे। तो इसकी एक अलग से प्लेलिस्ट मैंने चैनल पर बना दी है जिसमें आपकी बाकी के भी सारे पार्ट्स आएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, उसके न्यूमेरिकल भी आगे आप लोग के लिए सॉल्व करवाऊंगी मैं कि कैसे इसकी जो एंट्रीज की जाती हैं या फिर कैसे इसके अकाउंट्स तैयार किए जाते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले समझते हैं हम कि साझेदारी सल्लेख के अभाव में लागू होने वाले नियम, कि अगर साझेदारी सल्लेख नहीं बनाया गया है तो कौन से नियम उस पर लागू होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला जो नियम होता है कि प्रॉफिट जो लाभ होता है कि किस तरह से लाभ को बांटा जाएगा आपस में, तो वो तो पहले आपस में डिसाइड कर सकते हैं। प्रीवियस वीडियो मैंने आपको समझाया हुआ था कि हो सकता है बराबर से बांटें, जैसे कि दो अगर साझेदार हैं तो अगर 1:1 में बांट सकते हैं, या अगर उनकी पूंजी या कैपिटल जो होती है किसी ने 2 लाख लगाए किसी ने 3 लाख लगाए, तो आपस में क्या होता है वो चाहेंगे जिसने 2 लाख लगाए उसका शेयर कम भी हो सकता है और जिसने जो 3 लाख लगाए उसका शेयर ज्यादा हो सकता है। तो यहाँ पर क्या रहता है कि आपस में डिसाइड कर सकते हैं अगर उनके बीच में कोई समझौता हुआ हो, पार्टनरशिप डीड बनाया गया हो, साझेदारी सल्लेख बनाया गया हो। लेकिन अगर आपस में कुछ भी नहीं बनाया गया है तो वहां पर जो उनका लाभ विभाजन होता है, जो भी प्रॉफिट वो आपस में बांटते हैं वो बराबर अनुपात में बांटेंगे। तो ध्यान में रखिएगा, अगर आपके ऑब्जेक्टिव पर जो अगर आपके वैकल्पिक क्वेश्चन पूछा जाता है कि साझेदारी सल्लेख के अभाव में जो साझेदार होते हैं अपना लाभ किस तरह से बांटते हैं, किस अनुपात में बांटते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा बराबर अनुपात में बांटते हैं। तो अगर पूछा जाए कि साझेदारी सल्लेख है तो वहां पर दे देगा कि कैसे बांटेंगे, तो आपस का जो भी समझौता होगा उसके अकॉर्डिंग बांटेंगे। चलिए दूसरा पॉइंट है इसमें पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। ये मैंने पहले भी बताया था आपको कि साझेदारी सल्लेख जो होता है पार्टनरशिप डीड में ये चीज लिखी रहती है कि पूंजी पर ब्याज जो होता है वो कितना होगा या नहीं होगा। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, उन्होंने आपस में कोई भी लिखित तौर पर समझौता नहीं किया है, सल्लेख नहीं तैयार किया है, तो वहां पर पूंजी जो लगा रहे हैं उस पर उन्हें कोई भी ब्याज नहीं दिया जाता है। तीसरा पॉइंट है आहरण पर ब्याज नहीं लिया जाएगा। आहरण क्या था मैंने समझाया था आपको, ड्राइंग जिसे कहा जाता है इंग्लिश में। जो ड्राइंग्स होती हैं यानी कि जो भी पैसा किसी साझेदार ने लगाया है, जो भी संस्था है जो साझेदारी फर्म बनाई है उसमें, तो अगर आवश्यकता हो रही है उस साझेदार को, सपोज कर लीजिए कि जो साझेदार है ए और बी, ये दो साझेदार हैं। अब इन दोनों साझेदारों ने अपना पैसा लगाया, सपोज कर लीजिए 1 लाख रुपए दोनों ने लगाए हैं, 1-1 लाख रुपए दोनों लोगों ने लगाए हैं। तो अब अगर जो है ए को आवश्यकता पड़ रही है 20,000 की, उसके घर में कुछ आवश्यकता है या आपने कुछ पर्सनल यूज के लिए उसे 20,000 रुपए चाहिए, और वो 20,000 जो है उसमें से कैपिटल में से निकाल लेता। अब यहाँ पर 1 लाख इनके 1 लाख इनके, तो टोटल कितनी कैपिटल हो जाएगी, 2 लाख की कैपिटल इनकी हो जाएगी, जिससे ये अपने साझेदारी फर्म को शुरू कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर अगर इनको आवश्यकता पड़ रही है 20,000 की, तो ये 20,000 इसमें से निकाल लेते हैं। तो ये जो निकाला है इन्होंने, इसी को क्या कहेंगे, इसी को हम आहरण कहते हैं, इसी को ड्राइंग्स कहा जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो आपका यहाँ पर पॉइंट जो मेनली कह रहा है कि आहरण पर ब्याज नहीं लिया जाएगा। तो अगर कोई भी साझेदारी सल्लेख नहीं बनाया गया है तो वहां पर जो इस तरह का आहरण है इसको कोई भी इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा, क्योंकि जो आहरण होता है उस पर इंटरेस्ट लिया जाता है और जो पूंजी होती है उस पर ब्याज इंटरेस्ट दिया जाता है। तो ध्यान में रखिएगा दोनों बातों को। फिर फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है कि साझेदारों को पारिश्रमिक, वेतन, कमीशन नहीं दिया जाएगा। कि जो साझेदार है, क्योंकि एक तरह से पार्टनरशिप फर्म देखिए आपस में मिलकर के वो अपना व्यवसाय कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, जैसे कि ए और बी हैं, दो साझेदार हैं, आपस में मिलकर व्यवसाय कर रहे हैं। तो यहाँ पर इनका खुद का ही बिजनेस है ना, जो इनको प्रॉफिट होगा वो भी इनका अपना ही प्रॉफिट होगा।
तो यहाँ पर ये रहता है कि इनको जो काम ये कर रहे हैं उसके बदले में कोई भी पनिशमेंट नहीं दिया जाता, ना ही कोई कमीशन दिया जाता है, कोई मतलब सैलरी नहीं मिलेगी, ना ही कोई कमीशन मिलेगा। लेकिन अगर इन लोगों ने अगर साझेदारी विलेख यानी कि पार्टनरशिप डीड तैयार किया है, उसमें ये चीज लिखा है, उसमें प्रावधान किया गया है, नियम है कि इनको मिलना चाहिए, तो वहां पर इनको दिया जाएगा। अब वो कहाँ पर दिखाया जाता है, किस तरह से अकाउंट्स में दिखाया जाता है, ये भी आपको जब मैं अकाउंट्स बताऊंगी फिर उसका परफॉर्मेट या जो प्रारूप होता है वो भी मैं आप लोग को दिखाऊंगी, तो वहाँ आपको क्लियर हो जाएगा ये किस तरह से कहाँ पर डेबिट साइड में या क्रेडिट साइड कहाँ दिखाया जाता है। फिर आ जाता है साझेदारों के ऋणों पर ब्याज 6% वार्षिक दर से दिया जाएगा। जो पार्टनर्स होते हैं अगर उन्होंने कोई लोन है उनका तो उस पर 6% की दर से क्या होता है जो वार्षिक ब्याज होता है। ये क्वेश्चन भी पूछता है कि कितने प्रतिशत से जो होता है वो वार्षिक ब्याज लगता है, शॉर्ट में भी पूछ सकता है, आपका ऑब्जेक्टिव बहुविकल्पीय प्रश्न भी आ सकता है। तो कितना हो जाएगा 6% होता है, इसको ध्यान में रखिएगा, ये फिक्स है। अगर साझेदारी संलेख नहीं बनाया, उन्होंने पहले से कोई डिसाइड नहीं कर रखा है तो 6% की दर से देना है। और जिस कहाँ डिसाइड है, जो आपको साझेदारी अधिनियम 1932 है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड है। फिर आ जाता है कि प्रत्येक साझेदार को व्यापार संचालन और प्रबंध में हिस्सा लेने का अधिकार होगा, कि जितने भी पार्टनर्स हैं, जैसे कि यहाँ पर 2 पार्टनर्स हैं, दोनों साझेदार आपस में मिल करके साझेदारी को चलाते हैं। और अगर इसमें से एक साझेदार सिर्फ ए चला रहा हो, सिर्फ ए ही चला रहा हो, बी नहीं चला रहा है, तो आप मुझे बताइए कि ए क्या कहे, क्या होगा। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि अगर जो है 5 साझेदार थे वहां पर ए, बी, सी और डी और ई 5 साझेदार थे, उसमें से अगर कुछ साझेदार जो हैं वो व्यवसाय को चला रहे हैं, बाकी साझेदार उसमें हिस्सा इतना प्रबंध में नहीं लेते, मैनेजमेंट में नहीं लेते, तो जो साझेदार मेनली चला रहा है वो साझेदार क्या कहलाता है। आप सब बच्चे मुझे कमेंट करें अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी है, अगर नहीं देखी तो उस वीडियो को देखिए, तभी आपको आगे सारी चीजें समझ में आएंगी। फिर आ जाता है प्रत्येक साझेदार को फर्म की पुस्तकें देखने, निरीक्षण करने और प्रतिलिपि लेने का अधिकार होगा, कि जितने भी साझेदार होते हैं उन सबको जो बुक्स बनाई हैं फर्म की उनको देखने में, यानी कि जो अकाउंट्स तैयार किए, जो जर्नल होगा, जो अकाउंट्स होंगे, जो बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, सारी चीजें जो है सारे साझेदार देख सकते हैं, उनका निरीक्षण कर सकते हैं और उनकी एक कॉपी भी ले सकते हैं। तो अगर साझेदारी संलेख नहीं है तो वहां पर ये नियम आपके लागू होते हैं। और अगर साझेदारी संलेख बनाया है, उन्होंने एक लेखा समझौता बनाया है, तो उसमें बहुत सी चीजें रहती हैं, क्या क्या चीजें होती है वो प्रीवियस वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। तो सारी चीजें जो रहती हैं वो उसी के अकॉर्डिंग ही जो साझेदारी फर्म होती है वो आगे चलती है, और अगर नहीं बनाए तो ये सारे नियम लागू होते हैं। चलिए इसमें नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब आ जाता है कि साझेदारी खातों के विशिष्ट पहलू, स्पेशल एस्पेक्ट्स ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट। इसमें क्या रहता है कि जब साझेदारी में हमने समझ लिया कि क्या होती है, अगर जो पार्टनरशिप डीड है वो क्या होता है, साझेदारी की विशेषताएं क्या होती हैं, तो अब आ जाती है बात की जो साझेदारी खाते होते हैं उनके कौन कौन से पहलू होते हैं, किन किन चीजों पर ध्यान रखना है, किस तरह से अकाउंट तैयार करने हैं। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें आता है साझेदार के पूंजी खाते का अनुरक्षण, कि जो साझेदार होते हैं उनका कैपिटल अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए कैपिटल अकाउंट बनाने की 2 विधियां भी हैं आपकी, क्वेश्चन भी उसी में से ही पूछे जाते हैं मोस्टली। तो किस तरह से उनके पूंजी खाते तैयार किए जाते हैं। दूसरा है साझेदारों के बीच लाभ हानि का वितरण, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किस तरह से उनके बीच में प्रॉफिट एंड लॉस पर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो एक अकेला व्यक्ति अगर चला रहा है तो सारा प्रॉफिट उसका ही है, जैसे आपके पापा है, उनका कोई बिजनेस है अपना, या उनकी कोई शॉप है, दुकान है, तो उस पर जो भी उनको प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा वो उनका ही अपना अकेला होगा। लेकिन अगर आपके घर में फैमिली बिजनेस है, जो घर के कई सदस्य हैं आपस में मिल करके कोई शॉप चला रहे हैं, कोई बड़ा शोरूम चला रहे हैं, तो सभी का जो लाभ हानि होता है आपस में बढ़ जाएगा जितने भी लोग होते हैं। तो किस तरह से वो लाभ हानि को बांट रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। पिछले लाभों के गलत विनियोग के लिए समायोजन, कि अगर प्रीवियस में पहले के लेखांकन वर्षों में गलत तरीके से लाभों का विनियोग कर दिया गया है तो वहां पर किस तरह से उनको आगे समायोजित किया जाएगा। साझेदारी फर्म का पुनर्गठन, कि अगर साझेदारी फर्म जो है वहां पर लॉस में जा रही है या सही ढंग से काम नहीं चल रहा तो कैसे उसको वापस से रिकंस्ट्रक्ट किया जाना है, पुनर्गठित किया जाना है। फिर आ जाता है साझेदारी फर्म का विघटन, कि कैसे साझेदारी जो होती है वो समाप्त हो जाती है मतलब साझेदारी बहुत से तरीके होते हैं साझेदारी के विघटन के भी, तो साझेदारी किस तरह से समाप्त हो रही है। तो ये हो जाते हैं विशिष्ट पहलू। नेक्स्ट इसमें आ जाता है कि साझेदार के पूंजी खाते का अनुरक्षण किस तरह से किया जाएगा। वही जो पॉइंट्स आपने अभी ऊपर पढ़े हैं उसी को हम एक एक करके डिटेल में समझेंगे। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, मेंटेनेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपकी शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है और आपके लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है। कि जो पूंजी खाते होते हैं, जो कैपिटल अकाउंट तैयार किया जाता है, उसके 2 मेथड होते हैं, 2 विधियां होती है। कौन सी हो जाएंगी, तो पहली वाली हो जाती है कि जो पूंजी खाते होते हैं वो 2 तरह से रखे जाते हैं, एक होता है स्थिर
यानी कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, और दूसरा हो जाता है परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। नाम से क्लियर हो रहा है, स्थिर यानी यहाँ पर चेंजेस नहीं आने हैं, एक जैसी रहनी है। फ्लक्चुएटिंग परिवर्तनशील, नाम मतलब कि परिवर्तन होना यानी कि चेंजेस होते रहेंगे। तो क्लियर हो रही है नाम से ही, अभी और अच्छे से हम इसको समझेंगे। तो यहाँ पर जो स्थिर होती है पूंजी खाता विधि, उसमें दो खाते आके बनते हैं, दो अकाउंट्स तैयार किए जाते हैं। एक होता है सरदारों के पूंजी खाते यानी कि कैपिटल अकाउंट, और दूसरा होता है सरदार के चालू खाते यानी कि करेंट अकाउंट। तो जब स्थिर विधि होगी तो वहां पर दो अकाउंट बनेंगे, एक कैपिटल अकाउंट बनेगा और एक करेंट अकाउंट बनेगा। और दूसरी विधि जो होती है परिवर्तनशील वाली, उसमें सिर्फ आपके सरदारों के पूंजी खाते ही तैयार किए जाते हैं, सिर्फ एक ही खाता बनता है। अब वो खाता क्या है, कैसे बनाया जाता है, अब आइए उसको हम डिटेल में समझते हैं। मैं आप लोग को बहुत ही पॉइंट टू पॉइंट चीजें ही दे रही हूँ, बहुत डिटेल में, बहुत ज्यादा इतना नहीं आपको पढ़ना है कि वहां पर आप कंफ्यूज हो जाएं, क्योंकि कॉमर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जितना आप प्रैक्टिकल चीजों को समझेंगे उतना आसानी से आपके लिए होगा। कहानी नहीं रटनी है, अगर आपने कहानी को रट लिया तो वहां पर कुछ समझ में नहीं आएगा। ये आपकी थ्योरी बेस्ड नहीं होता है, ये सब चीजें प्रैक्टिकल होती हैं। तो जितना ज्यादा आप उसको प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ करके समझेंगे उतना ही ईजी हो जाएगा कॉमर्स को आपके लिए समझना। और ये सब जो है यहीं पर ये आपका खत्म नहीं हो जाना है। जो भी आप पढ़ रहे हैं, ये पार्टनरशिप है या जितनी भी अकाउंटेंसी है या बिजनेस स्टडीज में आप पढ़ रहे हैं, उसकी भी क्लासेस आप लोग की स्टार्ट हो जाएंगी बहुत जल्दी ही। तो जो भी उसमें कुछ पढ़ेंगे वो आप आगे तक पढ़ते रहेंगे। जो नेक्स्ट आप कॉमर्स करेंगे, आगे बीकॉम करेंगे या बीबीए करेंगे, वहां पर भी आपको यही सब चीजें मिलेंगी। तो जितने अच्छे से आप अभी पढ़ लीजिएगा उतना आसान हो जाएगा आपके आगे की तैयारी के लिए। तो यहाँ पर आप जो फर्स्ट मेथड है इसमें स्थिर पूंजी विधि, फिक्स्ड कैपिटल मेथड, क्या होता है? स्थिर पूंजी विधि के अंतर्गत साझेदारों की पूंजी तब तक स्थिर रहती है जब तक कि साझेदारों के समझौते के अनुसार अतिरिक्त पूंजी को सन्निविष्ट यानी कि इंट्रोड्यूस ना किया जाए अथवा पूंजी के एक भाग की निकासी ना की जाए। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि, तो यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल लेकर चले कि सपोज कर लीजिए 1 अप्रैल, 1 अप्रैल क्यों लिया गया है? क्योंकि जो फाइनेंशियल ईयर होता है आपका, वित्तीय वर्ष होता है, वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। आगे जो कैलेंडर ईयर आपके होते हैं वो 1 जनवरी से स्टार्ट होते हैं, लेकिन जब भी हम इनकी बात करते हैं, कॉमर्स में अकाउंटेंसी की बात की जाती है, तो वहाँ पर फाइनेंशियल ईयर आपके मोस्टली 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर अगर 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है और ए और बी, वही लेते हैं एग्जाम्पल जो भी हमने समझा था, दो साझेदार हैं, वो अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं बिजनेस, और उन्होंने 1 लाख की दोनों ने अपनी पूंजी लगाई है। अब यहाँ पर 1 लाख इन्होंने दिए हैं ए ने और 1 लाख दिए बी ने, तो टोटल यहाँ पर कैपिटल कितने की हो जाएगी, जो टोटल पूंजी हो जाएगी वो होगी 2 लाख की। अब 2 लाख से हमने बिजनेस अपना स्टार्ट किया। अब इन दोनों ने ही अगर कुछ भी नहीं निकाला, तो अगर हम दोनों की बात करें, कोई भी इन्होंने अमाउंट इसमें से नहीं निकाला है, स्टार्ट हुआ, तो अगर एंडिंग में बात करेंगे तो एंडिंग अगर जैसे हो रही है 31 मार्च को, तो एंडिंग टाइम में भी इनके पास इतनी ही कैपिटल रहेगी। 31 मार्च तक 2 ही लाख रुपए इनके पास रहेंगे, कोई चेंजेस इसमें नहीं आएंगे। यही चीज ये पॉइंट कह रहा है कि या तो अतिरिक्त ये लगाए, अब जैसे कि 50,000 और लेकर के ए आ जाएगा तो इसमें चेंज आएगा, या फिर इसमें से 20,000 रुपए ए या फिर बी कोई भी अगर निकाल लेता है तो इसमें चेंज आएगा। अगर इतना तो कुछ नई पूंजी आ रही है, ना तो कोई पूंजी निकाली जा रही है, तो ये 2 ही लाख रहेंगे। जो वर्ष हमारा समाप्त हो रहा है 31 मार्च तक, कोई चेंजेस उसमें नहीं आएंगे। तो अगर अगर उसमें पूंजी लगा रहा है तो इंट्रोड्यूस करना हो जाएगा, और अगर निकाल रहा है तो विड्रॉल करना, यानी कि उसमें से ड्राइंग करना हो जाएगा, आहरण, क्योंकि अभी मैंने आपको समझाया था। तो यही चीज यहाँ पर कह रहा है कि कोई भी चेंजेस नहीं आता है जब हम स्थिर पूंजी विधि से बना रहे होते हैं। वहां पर पूंजी खाता जो होता है उसके में कोई भी चेंज नहीं आएगा, हमेशा एक जैसा ही वो रहता है। फिर आ जाता है कि सभी प्रकार के लेन देन जैसे कि लाभ की भागीदारी, पूंजी पर ब्याज, आहरण आदि एक अलग खाते में आलेखित किए जाते हैं, जिसे साझेदार का चालू खाता करंट अकाउंट कहते हैं। अब ये बता रहे हैं कि जो भी उसमें चेंजेस आ रहे हैं या जो भी उसको अगर अलग से कुछ मिल रहा है, जैसे कि प्रॉफिट है, वर्ष के अंत में प्रॉफिट होगा तो वो तो साझेदार को दिया जाएगा, लेकिन उसे साझेदार का जो पूंजी खाता होता है उसमें ना दिखा करके कहाँ दिखाया जाता है, उसके लिए एक अलग से अकाउंट खोला जाता है, ये चालू खाता करंट अकाउंट, उसमें दिखाते हैं। या अगर उसकी पूंजी पर कुछ ब्याज है तो भी दिखाया जाए, आहरण अगर उसने कुछ पैसा निकाला है तो भी वहां पर दिखाया जाएगा। इसलिए जो वो अपना कैपिटल अकाउंट तैयार करता है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आते। थर्ड पॉइंट में स्थिर पूंजी विधि के अंतर्गत पूंजी खाता है चालू खाता कैसे दर्शाया जाएगा, अब उसका फॉर्मेट हमें देखना है। आइए देखते हैं फॉर्मेट क्या रहेंगे दोनों के। तो कुछ इस तरह से आपके फॉर्मेट रहेंगे। ये हो जाता है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट का प्रोफार्मा, और ये हो जाता है करंट अकाउंट का। ये है आपका पूंजी खाता और ये हो जाएगा चालू खाता।
ये कौन सा केस है? फिक्स्ड कैपिटल। जब स्थिर पूंजी विधि जो होगी उस मेथड से जब हम चलते हैं तो यहाँ पर दो अकाउंट तैयार किए जाते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या क्या चीजें दिखाई जाएंगी? आपको लेजर बनाना आता ही है अच्छे से, कैसे बनाया जाता है? डेट होगी, पार्टिकुलर जो आपका जर्नल पोल उसका कॉलम और अमाउंट, फिर डेट, फिर पार्टिकुलर जर्नल पोल अमाउंट, ये ऊपर डेबिट, ये साइड आपका डेबिट हो जाएगा, ये साइड क्रेडिट हो जाएगा। तो पीछे से लाइन जो होती है थोड़ी सी मोटी रखी जाती है जिससे कि दोनों साइड को हम आसानी से डिवाइड कर सके। तो क्या एंट्री की जाती है? सबसे पहले जो होगा कि बाई कैश अकाउंट, अगर पहले से कुछ बैलेंस है क्योंकि पिछले वर्षों से अगर लगातार चला आ रहा है तो पहले से बैलेंस होगा वो दिखाया जाएगा यहाँ पर, या फिर यहाँ पे ये भी कह सकते हैं जहाँ से स्टार्टिंग हो रही, जो कैपिटल से शुरुआत हो रही वो कैपिटल दिखाई जाएगी, और उसके बाद अगर कुछ और कैपिटल लेकर आ रहा है एडिशनल तो उसे हम दिखाएंगे जो क्रेडिट साइड है वहां पर। और जो आपका डेबिट साइड होगा वहां पर अगर कोई भी कैपिटल निकाली जाती है तो उसे यहाँ पर दिखाते हैं, अदरवाइज नहीं दिखाया जाता। और बैलेंस सीडी, जो भी बैलेंस होगा वो आपका यहाँ पर, क्योंकि क्रेडिट साइड बड़ा हो जाएगा डेबिट छोटा हो जाएगा, तो यहाँ पर डेबिट साइड में क्या हो जाएगा? आपके बैलेंस निकल करके आएगा और उसको हम कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए। इसीलिए कहा जाता है जो स्थिर पूंजी विधि होती है उसमें हमेशा ही क्या रहता है? हमेशा ही क्रेडिट बैलेंस ही रहता है, हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही दिखाती है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो आपकी स्थिर पूंजी विधि है उसमें जो कैपिटल अकाउंट होता है वो किस तरह का बैलेंस दिखाता है? तो हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही वो दिखाता है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। क्यों दिखाता है अभी आपने समझ लिया, क्योंकि इसमें और कोई भी चीज नहीं दिखाई जाती, इसलिए हमेशा ही क्रेडिट साइड बड़ा होगा डेबिट साइड छोटा होगा, इसलिए क्रेडिट बैलेंस होगा। फिर आ जाता है जो आपका पार्टनर्स का करंट अकाउंट होता है यानी कि चालू खाता। अब बाकी की जितनी भी चीजें हैं वो सब हम चालू खाते यानी कि करंट अकाउंट में दिखाएंगे। क्या चीजें होंगी? तो यहाँ पर बाय बैलेंस बीडी, अगर कुछ पहले से बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस तो उसे लेकर के आएंगे। जो इंटरेस्ट मिल रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, सैलरी टू पार्टनर अकाउंट, जो भी चीजें उसे मिल रही हैं, जो पार्टनर है, सपोज कर लीजिए आप ही किसी कोई ने ही कोई फर्म फ्रेंड्स के साथ मिलकर के खोली, आप उसमें पार्टनर हैं, तो आपको जितना भी कुछ फर्म से मिल रहा है वो लाभ हो या फिर जो इंटरेस्ट हो या फिर सैलरी हो, कमीशन हो, प्रॉफिट है, वो सारी चीजें क्या होती हैं? क्रेडिट साइड में दिखाई जाती हैं। तो यहाँ पर क्रेडिट साइड आ जाएगा, उसके बाद उसका टोटल हो जाता है, और इस साइड आपका डेबिट होगा। डेबिट में क्या रहता है? अगर आपने कुछ निकाला है तो ड्राइंग्स आ जाती हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो अगर आपने कुछ भी ड्राइंग जो निकाली उसको कोई इंटरेस्ट पे किया है, यानी कि डेबिट साइड में क्या आएगा? जो कुछ भी आप फर्म को देंगे, जो कुछ भी आप पे करेंगे वो सब आ जाएगा। अब वो ड्राइंग्स हैं अगर आपने निकाली तो आ जाएंगी, अगर उस ड्राइंग पर आप इंटरेस्ट दे रहे हैं तो आ जाएगा। अगर लॉस हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जरूरी तो नहीं है ना कि आप जो लगातार बिजनेस कर रहे हो उसमें आपको प्रॉफिट ही हो। प्रॉफिट हो रहा है तो आप क्रेडिट साइड दिखा दीजिए, लॉस हो रहा है तो डेबिट साइड दिखा दीजिए। उसके बाद अगर बैलेंस, अब बैलेंस दोनों साइड इसमें आ सकता है। यहाँ पर क्या रहता है? हमेशा क्रेडिट बैलेंस रहता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लिख लीजिएगा, हमेशा क्रेडिट बैलेंस। और इसमें क्या रहता है? क्रेडिट या डेबिट बैलेंस कुछ भी हो सकता है। हो सकता है आपने रैंक्स ना की हो, या हो सकता है आपको कोई लॉस ना रहा हो, तो यहाँ पर सिर्फ क्रेडिट बैलेंस ही आ जाएगा। और अगर ये साइड बड़ा होगा ये छोटा होगा तो यहाँ पर डेबिट बैलेंस आ जाएगा। देखिए लिखा हुआ है डेबिट साइड एक्सीड्स तो यहाँ पर बैलेंस होगा, इफ क्रेडिट साइड एक्सीड तो यहाँ पर बैलेंस होगा। तो इस तरह से आपके दो अकाउंट तैयार किए जाते हैं जब आप फिक्स्ड कैपिटल मेथड से चलते हैं, स्थिर पूंजी विधि से चलते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चलिए इसमें नेक्स्ट हम देखते हैं दूसरा मेथड। दूसरा मेथड हो जाता है अस्थिर यानी कि परिवर्तनशील पूंजी विधि, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। इसमें क्या रहता है कि इस मेथड में अस्थिर पूंजी विधि के अंतर्गत केवल पूंजी खाता यानी कि कैपिटल अकाउंट ही तैयार किया जाता है। इतना समझ लीजिए कि जैसे उसमें आपका कैपिटल और करंट अकाउंट था, तो जो आइटम्स या मदद उसमें डाली जा रही थी अलग अलग कर दी जाती थी, कि सिर्फ पूंजी जो है वो कैपिटल में दिखा दी, बाकी जो कुछ भी मिला है या भुगतान किया उसे करंट अकाउंट में दिखा दिया, चालू खाते में। यहाँ पर क्या है कि आपका सिर्फ कैपिटल अकाउंट या पूंजी खाता ही तैयार किया जाता है और कुछ नहीं तैयार किया जाएगा, तो जितना भी चीजें होंगी वो उसी अकाउंट में दिखाई जाएंगी। इसीलिए इसका जो शेष निकलता है, जो बैलेंस होता है, वो चेंज होता रहता है। फिर एक किसी भी निर्देश के अभाव में पूंजी खाते को इस विधि के द्वारा तैयार किया जाना चाहिए, और अगर कोई भी अलग से इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए गए हैं तो ये माना जाता है किसी मेथड को लेकर ही हमें चलना चाहिए, क्योंकि थोड़ा इजी रहता है।
इसमें आपको एक ही अकाउंट तैयार करना पड़ता है। अब इसका फॉर्मेट क्या होता है, आइए वो देखते हैं। इसके फॉर्मेट की अगर बात करें तो एक ही अकाउंट तैयार किया जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और इसमें वही सब चीजें जो अभी आपने उसमें दोनों में अलग अलग समझी थी। जो कैश बैलेंस है वो आ जाएगा, कैपिटल जो कि मेन रहेगी आपकी, इंटरेस्ट कैपिटल, सैलरी, जो भी चीजें आपको मिल रही हैं वो सब क्या हो जाएंगी, क्रेडिट साइड में आ जाएंगी। इंटरेस्ट है, सैलरी टू पार्टनर है, कमीशन अगर कुछ मिल रहा है, प्रॉफिट और लॉस में अगर प्रॉफिट हो रहा है तो उसका जो शेयर होगा वो आ जाएगा। और डेबिट साइड में क्या रहेगा, अगर ड्राइंग्स है कुछ तो वो, या फिर अगर इंटरेस्ट दे रहे हैं ड्राइंग पर तो वो, अगर लॉस हुआ है तो वो दिखाया जाएगा। अगर आपका डेबिट साइड बड़ा है तो यहाँ पर बैलेंस निकल करके आ जाएगा, और क्रेडिट साइड अगर बड़ा होगा तो इधर बैलेंस निकल के आएगा। तो इसमें आपका कोई भी साइड बड़ा छोटा हो सकता है, कोई कंपलसरी नहीं है कि क्रेडिट बैलेंस ही होगा या फिर डेबिट बैलेंस ही होगा, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर दो तरीके थे इसको निकालने के, आपने दोनों समझ लिए। अब एक बार ये देख लेते हैं कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, क्योंकि एग्जाम में आपसे डिफरेंस भी पूछ सकता है। तो आइए एक बार उसमें के बीच में डिफरेंस देखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम डिफरेंस की बात करें कि स्थायी पूंजी विधि और परिवर्तनशील पूंजी विधि में अंतर, डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड कैपिटल मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले बेस हो जाता है, जिसके बेसिस पे अंतर किया जा रहा है। तो पहला क्या है, खातों की संख्या। तो आपको पता ही है स्थायी पूंजी विधि में दो अकाउंट तैयार होते हैं, एक पूंजी खाता कैपिटल अकाउंट, दूसरा करंट अकाउंट यानी कि चालू खाता। और जो परिवर्तनशील पूंजी विधि होगी उसमें केवल एक ही खाता तैयार करते हैं, पूंजी खाता। दूसरा पॉइंट है कि पूंजी खाते का शेष, जो पूंजी खाते का शेष होता है, जैसे कि मैंने बताया था आपको कि पूंजी खाते का शेष प्रतिवर्ष स्थिर रहता है, कोई चेंजेस नहीं होते, हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही मोस्टली आपका इसमें आता है, कोई भी चेंजेस इसमें नहीं होते। और यहाँ पर क्या कह रहा है कि इस खाते का शेष वर्ष प्रतिवर्ष परिवर्तित होता रहता है, चेंज होता है, क्योंकि इसमें बहुत सी चीजें और भी ऐड होती जाती हैं, इस तरह से ये चेंज होता रहता है। इसीलिए इसको स्थिर भी कहा जाता है। एक और चीज समझ लीजिए, इसीलिए क्योंकि पूंजी खाते का शेष में परिवर्तन नहीं होता है, इसीलिए इसको स्थायी या फिर स्थिर पूंजी विधि कहा जाता है। फिर आ जाएगा लेखा। लेखा कैसे होता है कि पूंजी खाते में केवल विनियोजित पूंजी का लेखा रहता है, चालू खाते की जमा पक्ष में पूंजी पर ब्याज, साझेदार का वेतन, कमीशन तथा नाम पक्ष में आहरण तथा आहरण पर ब्याज का लेखा किया जाता है। यानी कि ये बता रहे हैं आपको कि कहाँ पर किस चीज का लेखा किया जाता है। और परिवर्तनशील पूंजी विधि में कि इस खाते में जमा पक्ष में विनियोजित पूंजी, पूंजी पर ब्याज, साझेदार का वेतन तथा कमीशन तथा नाम पक्ष में आहरण तथा आहरण पर ब्याज का लेखा रहता है। तो हो जाती है आपकी परिवर्तनशील पूंजी विधि। तो इन्होंने सिर्फ ये समझाया इसमें कि किसमें क्या होता है। जो आप पूंजी खाता बनाते हो तो सिर्फ पूंजी दिखाएंगे, बाकी चीजें जो होती हैं वो चालू खाते में आएंगी। और इसमें उन्होंने बताया कि सब कुछ एक ही में ही दिखाया जाता है। फिर नाम तथा जमाशेष, जैसे कि भी मैंने बताया था कि पूंजी खाते का सदैव जमाशेष ही रहता है, चालू खाते का नाम या जमाशेष हो सकता है। ये जो पूंजी खाता है हमेशा आपका जमाशेष ही दिखाती है, लेकिन चालू खाते में परिवर्तन हो सकता है। और यहाँ पर क्या कह रहा है कि सामान्यतः परिवर्तनशील पूंजी खाते का जमाशेष रहता है, पर विशेष परिस्थिति में नाम शेष भी हो सकता है, यानी कि दोनों हो सकते हैं, डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस दोनों ही हो सकता है। ये सारे पॉइंट्स को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। आगे जब आप लोग के एग्जाम्स के करीब मैं अलग से इसके वीडियोस भी प्रोवाइड कराऊंगी, जहाँ पर सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप लोग के होंगे, बहुविकल्पी प्रश्न, जिससे कि आप लोग को आसानी रहेगी एग्जाम में। तो यहाँ पर हमने अच्छे से समझ लिया कि क्या बीच में अंतर होता है, कौन कौन सी चीजें अकाउंट्स जो होते हैं वो तैयार किए जाते हैं, क्या डिफरेंस होता है उसके बीच में। नेक्स्ट वीडियो में इसमें हम आगे और भी पढ़ेंगे कि किस तरह से इंटरेस्ट निकाला जाता है, ड्राइंग्स किस तरह से निकाली जाती है, इंटरेस्ट उसका कैसे निकाला जाता है। आगे से आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, हेल्पफुल रही है, तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए बिजनेस स्टडीज की भी एनसीईआरटी पर बेस्ड वीडियोस लेकर के मैं आऊंगी, जिससे कि वही चीजें आप पढ़ें जो आपके एग्जाम में पूछी जानी है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर जो तैयार होते हैं वो एनसीईआरटी से ही बनाए जाते हैं, इसलिए आपकी वही चीजें तैयार हों जो आपके क्वेश्चन पेपर में दी जानी है। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी है, अगर अच्छी लगी है तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फ्रेंड्स तक वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।